Today we are going to study immunization. So first of all, what is immunization? Immunization is immunize through an action is immunization. इम्यूनिटी क्या होती है? सबसे पहले हम बात करते हैं रोग प्रतिरोधक शक्ति, पावर ऑफ ह्यूमन बॉडी टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंड इम्यूनाइजेशन क्या होता है? इम्यूनाइजेशन होता है इम्यूनाइज थ्रू एन एक्शन, एक्शन के थ्रू इम्यूनाइज करना ही इम्यूनाइजेशन कहलाता है। ए प्रोसेस ऑफ इम्यूनाइज टू बॉडी इज इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन होता किससे है? थ्रू द वैक्सीन होता है, और ये जो प्रोसेस होती है प्रोसेस को हम कहते हैं वैक्सीनेशन। वैक्सीन के एक्शन के द्वारा जो किया जाता है वो वैक्सीनेशन होता है। अब वैक्सीन के बारे में हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे पहले वैक्सीन टर्म किसने यूज़ लिया? वैक्सीन टर्म कॉइन्ड बाय लुईस पास्चर। और वैक्सीनेशन दो अलग अलग टर्म्स है, वैक्सीन एंड वैक्सीनेशन, टीका और टीकाकरण। वैक्सीनेशन कॉइन्ड बाय एडवर्ड जेनर, जिन्होंने सबसे पहली वैक्सीन लगाई थी। सबसे पहली वैक्सीन एडवर्ड जेनर ने लगाई थी। अब बात करते हैं सबसे पहली वैक्सीन के बारे में। तो सबसे पहली वैक्सीन जो आई, जिसके बारे में बहुत बार पूछा जाता है, फर्स्ट वैक्सीन। फर्स्ट वैक्सीन जो यूज में ली गई वो थी स्मॉल पॉक्स वैक्सीन इन द ईयर ऑफ 1798। देन आगे हम अगर बात करें थ्रू द ईयर्स वैक्सीन्स की खोज होती रही, एंड लेटेस्ट जो वैक्सीन बनाई गई है वो वैक्सीन है इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, जो 2009 में H1N1 वैक्सीन बनाई गई है। इसके बाद हम बात करें वैक्सीन। द वैक्सीन टर्म डिराइव्ड फ्रॉम एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर derived the term vaccine in the year of 1976। 1976 में एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन टर्म डिराइव किया था। देन विच व्हेन एडमिनिस्टर्ड टू ह्यूमन प्रोवाइड देम प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन सबसे पहली वैक्सीन बनी थी इन द ईयर ऑफ 1978। 2 साल बाद में यूज में लिया गया था स्मॉल पॉक्स वैक्सीन को। अब इमेज बेस्ड क्वेश्चन आज की डेट में बहुत सारे आते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कौन है। फर्स्ट ऑफ ऑल एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर के बारे में इमेज बेस्ड क्वेश्चन आते रहते हैं, बहुत बार पूछा भी जाता है ये। एंड लुईस पास्चर। लुईस पास्चर ने सबसे पहले वैक्सीन की खोज की थी, एंड वैक्सीनेशन टर्म coined by Edward Jenner. Then what is vaccine? It is immunobiological substance designed to produce specific protection against a given disease। एक स्पेसिफिक डिजीज के खिलाफ प्रोटेक्शन देते हैं, वो ही वैक्सीन होती है, जिसके बारे में हम आगे और पढ़ेंगे अभी। देन हम बात करते हैं टाइप ऑफ वैक्सीन के बारे में। टाइप ऑफ वैक्सीन में अगर देखा जाए तो बहुत टाइप की वैक्सीन होती है। सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट वैक्सीन के बारे में हम अगर बात करेंगे तो सबसे पहले होती है लाइव वैक्सीन। लाइव वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन, सब यूनिट वैक्सीन, देन टॉक्सोइड्स एंड अदर। नाउअडेज जो मोस्ट कॉमन यूज की जाती है वो होती है मिक्स टाइप। उसके बारे में हम आगे और डिस्कस करेंगे। तो लाइव वैक्सीन के बारे में हम अगर बात करें तो लाइव वैक्सीन प्रिपेयर्ड फ्रॉम लाइव अटेन्यूएटेड ऑर्गेनिजम्स इन टिश्यू कल्चर और चिक एम्ब्रियोज। चिक एम्ब्रियोज के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार आपके एम्स में भी सवाल पूछा गया है, नर्सिंग ऑफिसर के एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। लाइव वैक्सीन डिराइव्ड फ्रॉम चिक एम्ब्रियोज। देन व्हाट इज अटेन्यूएशन? अटेन्यूएशन का मीनिंग क्या होता है? अटेन्यूएशन मीन्स रिड्यूस पैथोजेनिसिटी बट मेंटेन इम्यूनोजेनिसिटी। पैथोजेनिसिटी को कम करता है लेकिन इम्यूनोजेनिसिटी को बरकरार रखता है। देन
लाइव वैक्सीन के बारे में हम अगली बात करें तो लाइव वैक्सीन में होता क्या है, इम्यूनाइजेशन विथ ए सिंगल डोज। मोस्टली लाइव वैक्सीन जो भी होती है, लाइव वैक्सीन सिंगल डोज से ही इम्यूनिटी मिल जाती है। एक्सेप्ट जहाँ पे भी आता है वहाँ पे सवाल ज़रूर पैदा हो जाता है कि कौन सा ऐसी वैक्सीन है जो कौन सी ऐसी लाइव वैक्सीन है जो रिपीटेड डोज में दी जाती है, या ऐसी कौन सी वैक्सीन है जो सिंगल डोज में इम्यूनिटी नहीं देती है। तो इसके बारे में ये है ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन। अब आगे और भी सवाल इसमें बनते हैं, क्या 2 लाइव वैक्सीन एक साथ दी जा सकती है? तो इसका आंसर है हाँ, लेकिन दोनों की साइट्स अलग अलग होनी चाहिए। अगर सेम साइट पे 2 लाइव वैक्सीन दी जा रही है तो उनके बीच में जो गैप है वो मोर देन 1 इंच ही होना चाहिए। ये भी सवाल आज की डेट में पूछा जा सकता है। अब हम अगर बात करें लाइव वैक्सीन्स किन्हें नहीं दी जा सकती। लाइव वैक्सीन नॉट गिवन टू सीवियरली इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड और इम्यूनो सप्रेस्ड बेबी। अगर बेबी बहुत ही ज़्यादा वीक है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है और इम्यूनिटी बहुत ही वीक है, तो उस केसेस में हम लाइव वैक्सीन्स नहीं देते हैं। कौन से ऐसे बेबीज़ होते हैं जो प्रीमेच्योर प्री टर्म बेबीज़ होते हैं, लो बर्थ वेट बेबीज़ होते हैं, समटाइम्स उनमें लाइव वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। इफेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो हाईली इफेक्टिव होती है लाइव वैक्सीन्स। अब हम लाइव वैक्सीन्स के बारे में बात करें, लाइव वैक्सीन्स कौन कौन सी वैक्सीन होती है। तो इस पे बहुत सारे सवाल भी आते हैं कि टाइप ऑफ विच इज, अगर दी गई वैक्सीन में से कौन सी लाइव वैक्सीन नहीं है, विच वन इज नॉट द लाइव वैक्सीन। और ये भी पूछा जा सकता है लाइव वैक्सीन फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी डिराइव की गई थी। तो बीसीजी के बारे में बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन। बीसीजी के ईयर ऑफ डिस्कवरी बीसीजी की थी 1921। एंड बीसीजी के बारे में मोस्टली जो पूछा जाता है वो बीसीजी स्कार के बारे में पूछा जाता है। बीसीजी स्कार के ऊपर बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। बीसीजी स्कार कौन सी आर्म पे देखा जाता है, लेफ्ट आर्म पे देखा जाता है। बीसीजी स्कार बनने के टाइम पीरियड, ड्यूरेशन कौन कौन से होते हैं, वो ड्यूरेशन के बारे में भी सवाल पूछा जाता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीसीजी के बारे में। देन बीसीजी के बाद में हम बात करें तो रोटा वायरस वैक्सीन की डिस्कवरी थी इन द ईयर ऑफ 2006 में रोटा वायरस वैक्सीन आई। रोटा वायरस वैक्सीन के बारे में हम अगर बात करें तो रोटा वायरस वैक्सीन एक पिंक कलर की वैक्सीन होती है। 5 ड्रॉप्स दी जाती है, ओरली दी जाती है, एंड ओरली देने के साथ साथ ये पिंक कलर की होती है। पिंक कलर आपको याद रखना है। पिंक कलर की वैक्सीन के बारे में भी पूछा जा सकता है। मोस्टली इसका कलर पिंक होता है एंड ओपीवी के जैसे ही ओरली दी जाती है। देन चिकन पॉक्स वैक्सीन इज ऑल्सो देयर। चिकन पॉक्स वैक्सीन भी यूज में ली जाती है। नाउअडेज ये यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है अपना, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में यूज नहीं ली जाती है, लेकिन फिर भी ये लाइव वैक्सीन है। देन मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक और आती है वैक्सीन, लाइव वैक्सीन, जो है ओपीवी के बारे में बहुत बार सवाल पूछा जाता है। ओपीवी के बहुत सारे रिसेंटली चेंजेस भी हुए हैं, वो चेंजेस के बारे में भी बहुत सारे सवाल पूछा जाता है। सबसे पहले ओपीवी के बारे में बात करें तो ओपीवी स्टार्ट कब हुई। ओपीवी इन द ईयर ऑफ 1957, डिराइव्ड फ्रॉम सेबिन, ओरल पोलियो वैक्सीन है। पहले ट्राइवेलेंट होती थी, ट्राइवेलेंट से अब बाइवेलेंट ओरल पोलियो वैक्सीन बना दी गई है। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से साल में स्विच किया गया था। द स्विच के नाम से जाना जाता है, ट्राइवेलेंट से बाइवेलेंट पे स्विच हुए जो 13 अप्रैल 2015 के बाद टीओपीवी नहीं यूज़ की जाती है, उसके बजाय बीओपीवी यूज़ की जाती है। इसके बारे में हम आगे और डिस्कस करेंगे। देन इम्पोर्टेंट थिंग
येलो फीवर वैक्सीन, येलो फीवर वैक्सीन के बारे में भी बहुत बार सवाल पूछा जाता है। ऑल लाइव वैक्सीन्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी एक्सेप्ट का नाम आते ही वहाँ येलो फीवर वैक्सीन आपको याद रखनी है। येलो फीवर वैक्सीन बहुत ही इम्पोर्टेंट वैक्सीन है। येलो फीवर वैक्सीन के बारे में ये सवाल बार बार रिपीटेडली आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। देन मीजल्स वैक्सीन, मम्स वैक्सीन, रूबेला वैक्सीन, ये भी सारी लाइव वैक्सीन है। एक और आजकल शॉर्ट फॉर्म भी बहुत क्वेश्चंस में पूछी जाती है, LAIV। LAIV अगर दिया हुआ हो और उसमें पूछा जाए ये कौन सी वैक्सीन है, L मीन्स लाइव वैक्सीन है, ये लाइव एटेन्यूएटेड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, इसमें भी बहुत बार सवाल पूछा जाता है। अब हम बात करें अगली वैक्सीन के बारे में, ये तो लाइव वैक्सीन के बारे में। लाइव के बाद में वैक्सीन आती है किल्ड वैक्सीन। किल्ड वैक्सीन में होता क्या है? किल्ड वैक्सीन में होता है ऑर्गेनिज्म किल्ड बाय हीट और केमिकल्स व्हेन इन्फेक्टेड इनटू द बॉडी स्टिमुलेट एक्टिव इम्यूनिटी। किल्ड वैक्सीन दी जाती है तो वो एक्टिव इम्यूनिटी को स्टिमुलेट करती है। ये किल्ड वैक्सीन जो है, किल्ड वैक्सीन लाइव वैक्सीन से थोड़ा सा कंपेरेटिवली लेस एफिकेशियस होती है, यानी कि इनकी इफेक्टिविटी की बात करें तो इफेक्टिविटी लाइव वैक्सीन के मुकाबले थोड़ी कम होती है, लेकिन ये लाइव वैक्सीन से सेफ होती है। तो सेफर वैक्सीन के बारे में अगर पूछा जाए, ये कंपैरिजन में भी आजकल पूछा जा सकता है कि लाइव वैक्सीन और किल्ड वैक्सीन विच वन इज मोर सेफर। तो सेफर की जहाँ पे भी बात आए तो किल्ड वैक्सीन सेफ होती है। अब हम बात करते हैं किल्ड वैक्सीन कौन कौन सी है। टाइफॉइड वैक्सीन जो है वो किल्ड वैक्सीन है। देन IPV derived in the year of 1954। IPV means inactivated polio vaccine। इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन ये भी आजकल FIPV के नाम से दी जाती है। फ्रैक्शनल डोजेज दी जाती है IPV की। फ्रैक्शनल डोज बोले तो 0.1 ml इंट्राडर्मल दी जाती है। अब हम बात करें नेक्स्ट कोलरा। कोलरा के बारे में बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं। कोलरा फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ, कोलरा, ये सवाल मोस्टली पूछा जाता है आपके एग्जाम में। कोलरा की वैक्सीन कब डिराइव हुई थी? इन द ईयर ऑफ 1892। सन 1892 में कोलरा की वैक्सीन मिली। देन प्लेग वैक्सीन, देन पर्टुसिस वैक्सीन इन द ईयर ऑफ 1923। उसके बाद इम्पोर्टेंट वैक्सीन एक और आती है रेबीज वैक्सीन। रेबीज वैक्सीन के 2 डोजेज होते हैं, इंट्राडर्मल एंड इंट्रामस्कुलर ऑल्सो। लेकिन इंट्रामस्कुलर की अगर हम बात करें तो इंट्रामस्कुलर कहाँ नहीं दी जाती है, ये सवाल पूछा जाता है। रेबीज वैक्सीन कहाँ नहीं दी जाती है? डू नॉट इंजेक्ट रेबीज वैक्सीन टू ग्लूटियल एरिया। ग्लूटियल एरिया में नहीं दी जाती है। मोस्ट कॉमन जो साइट्स होती है रेबीज वैक्सीन के लिए वो एक तो होती है एंट्रोलैटरल पार्ट ऑफ थाइज एंड डेल्टोइड मसल्स। एट द पॉइंट ऑफ इंसर्शन ऑफ डेल्टोइड में रेबीज वैक्सीन दी जाती है। रेबीज वैक्सीन की खोज की गई थी इन द ईयर ऑफ 1885 में। उसके बाद इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन भी इम्पोर्टेंट वैक्सीन है जो इन द ईयर ऑफ 1937 में डिराइव्ड हुई और ये टाइप ऑफ किल्ड वैक्सीन है। देन हेपेटाइटिस ए वैक्सीन। हेपेटाइटिस ए वैक्सीन के बारे में हम अगर बात करें तो हेपेटाइटिस ए वैक्सीन सन 1892 में मार्केट में लॉन्च हुई। एंड हेपेटाइटिस बी के बारे में बहुत बार कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आते हैं। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन कब डिराइव्ड हुई? हेपेटाइटिस बी वैक्सीन 1976 में आई। एंड रिकॉम्बिनेंट हेपेटाइटिस बी, कुछ एक वैक्सीन है जिनके रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन भी आई, जिसमें सबसे पहले हेपेटाइटिस बी की रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन आई। इसके बारे में पूछा जाता है इन द ईयर ऑफ 1986। अगर क्वेश्चन में रिकॉम्बिनेंट दिया हुआ हो तो 1986 है, और अगर हेपेटाइटिस बी के बारे में ही पूछा गया है तो 1976 है। देन जापानीज एनकेफेलाइटिस वैक्सीन एंड
काइनासुर फॉरेस्ट डिजीज वैक्सीन। KFT के बारे में भी आगे आपको बताया जाएगा। देन आगे हम बात करें तो सब यूनिट वैक्सीन। सब यूनिट वैक्सीन में कौन सी वैक्सीन होती है? दीज आर फ्रॉम सेलुलर फ्रैक्शंस। सेलुलर फ्रैक्शन से बनती है ये बहुत ही हाईली इफेक्टिव होती है। लॉन्ग टर्म इनका इफेक्ट होता है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट इनका अगर होता है तो ये रिपीटेडली यूज भी होती है। इसमें सबसे पहले और सबसे मोस्ट कॉमन जो है अपनी टेटनस वैक्सीन। टेटनस वैक्सीन मार्केट में कब आई? इन द ईयर ऑफ 1927। ये आप देख सकते हो, इमेज बेस्ड क्वेश्चन आपके आजकल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये इंजेक्टेबल साइट जो है, ये साइट है डेल्टोइड, एट द इंसर्शन ऑफ डेल्टोइड मसल। तो ये 90 डिग्री एंगल पे अगर दिया जा रहा है तो इंट्रामस्कुलर है। अब बात करें इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन कौन सा दिया जाता है, तो वो दिया जाता है अपने टेटनस। अगर यही एंगल होता 15 डिग्री के एंगल पे हम कौन से देते हैं? इंट्राडर्मल। और डोज जो होती 0.1 ml, तो वो हो जाता BCG वैक्सीन। BCG वैक्सीन का तभी स्कार बनता है, इंट्राडर्मल ये दी जाती है। अगर 45 डिग्री का एंगल होता, 45 डिग्री एंगल पे अगर दी जाती, तो 45 डिग्री एंगल पे अगर दी जाती तो वो होती सबक्यूटेनियसली। सबक्यूटेनियसली अपनी दी जाती है मीजल्स वैक्सीन, MR वैक्सीन। अगली वैक्सीन की हम बात करें, टॉक्सोड वैक्सीन जो है वो है डिप्थीरिया वैक्सीन। ये आई इन द ईयर ऑफ 1923। देन सब यूनिट वैक्सीन में सब टाइप्स और भी होती है, जैसे प्रोटीन वैक्सीन। प्रोटीन वैक्सीन में आपको मोस्टली ज़्यादा पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी अगर नाम पूछा जाए तो कुछ एक नाम आपको याद रहने चाहिए। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, HIV वैक्सीन एंड एसेलुलर पर्टुसिस। देन कुछ एक सवाल इस पे भी आए हुए हैं, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन कौन कौन सी है? रिकॉम्बिनेंट के बारे में हमने जस्ट डिस्कस किया था, रिकॉम्बिनेंट हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। तो इनमें ईयर भी पूछा जा सकता है आपको, और ये भी पूछा जा सकता है कौन कौन सी वैक्सीन है। तो इसमें रिकॉम्बिनेंट हेपेटाइटिस बी वैक्सीन एंड रिकॉम्बिनेंट इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। आगे हम बात करें, अभी नाउअडेज जो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, मिक्स्ड फॉर्मुलेशन वैक्सीन्स। मिक्स्ड फॉर्मुलेशन जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, मिक्स्ड में दो से अधिक वैक्सीन्स को मिक्स किया जाएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वैक्सीन, अलग अलग वैक्सीन को एक साथ मिक्स करके दिया जाता है। इसमें सबसे पहले और सब जो नाम आता है वो आता है DPT। DPT वैक्सीन हमें डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस से बचाती है। देन DT, डिप्थीरिया, टेटनस। देन एक और कॉम्बिनेशन होता है DPT विथ टाइफॉइड वैक्सीन। ये डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस के साथ साथ हमें टाइफॉइड वैक्सीन, जो कि टाइफॉइड एंटेरिक फीवर से हमें बचाता है, ये वैक्सीन उसके लिए दी जाती है। देन MMR वैक्सीन। MMR मीजल्स, मम्स, रूबेला वैक्सीन। मीजल्स, मम्स, रूबेला के लिए हम अगर बात करें तो मीजल्स, मम्स, रूबेला में रूबेला, रूबियोला एंड रूबियोला, ये अलग अलग वर्ड्स जो है, ये कन्फ्यूजिंग वर्ड्स है। इनके बारे में भी आगे डिटेल में आपको बताया जाएगा कैसे आप अपना सॉल्यूशन कर सकते हो। देन बात करें तो हम आती है DPTP। DPT तो हमने देखा था, लेकिन DPTP में क्या है? DPT है और उसके साथ साथ IPV है, तो DPTP। देन मोस्ट इम्पोर्टेंटली नाउअडेज जो वैक्सीन है वो है पेंटावेलेंट वैक्सीन। पेंटावेलेंट वैक्सीन में 5 वैक्सीन्स को एक साथ कंबाइन किया गया है। मोस्टली अभी तक हमने देखा 1, 2, 3 तक था, लेकिन 5 वैक्सीन को एक साथ किया गया है, इसीलिए 5 में पेंटा मीन्स 5, पेंटावेलेंट 5 वैक्सीन्स को एक साथ दिया जाता है। इसमें ये कौन कौन सी डिजीज से प्रोटेक्शन करता है? हमें DPT, हेपेटाइटिस बी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी।
कॉम्बिनेशन ऑफ 5 है, इसके बारे में आपको सवाल पूछा जाता है। पेंटावेलेंट की साइट के बारे में भी बहुत बार सवाल पूछा जाता है। पेंटावेलेंट की कौन सी साइट होती है? पेंटावेलेंट की साइट होती है एंट्रोलेटरल पार्ट ऑफ लेफ्ट थाई में। लेफ्ट थाई में कौन सी जगह पे हम देते हैं? तो इंजेक्टेबल साइट जो है ग्रेटर टोकेंटर एंड लेटरल फ्यूमरल कॉन्डाइल जो है, इसको हम लेके 3 भाग में डिवाइड करते हैं, और जो फर्स्ट एंड सेकंड का जंक्शन जो होता है, एट द जंक्शन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ पे हम इंजेक्शन देते हैं। देन बात करें हम इम्यूनाइजेशन की हिस्ट्री के बारे में। इम्यूनाइजेशन कब शुरू हुआ, कैसे कैसे इम्यूनाइजेशन में बदलाव आए, ये सारी बातें हम अब करेंगे। तो सबसे पहले वर्ल्ड में इम्यूनाइजेशन स्टार्ट हुआ था मई 1974 में। वर्ल्ड वाइड जो स्टार्ट हुआ था, तो कुछ एक जगह पे ही, पर्टिकुलर सेलेक्टेड जगह पे ही वैक्सीनेशन किया जाता था। देन इंडिया में कब से स्टार्ट हुआ? इंडिया में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था इन द ईयर ऑफ 1978 में। जनवरी 1978 में स्टार्ट हुआ था वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो स्टार्ट हुआ था उसका नाम क्या था? EPI, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। EPI आजकल शॉर्ट फॉर्म के बारे में बहुत बार क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। व्हाट इज EPI, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। EPI कब स्टार्ट हुआ? 1978 में। विच मंथ EPI स्टार्टेड? जनवरी 1978 में। जनवरी 1978 में जब EPI स्टार्ट हुआ था, तो ये कुछ एक एरिया को ही कवर करता था, जिसमें अर्बन एरिया मोस्टली होता था, रूरल एरियाज तक ये नहीं पहुंचा था। तो इसमें इनिशियली कुछ एक ही एडेड थी वैक्सीन, जिनमें हम अगर बात करें तो DPT, BCG वैक्सीन, OPV एंड टाइफॉइड वैक्सीन। देन इसके साथ ही EPI में मदर को 2 डोज TT की भी बात स्टार्ट हुई थी। 2 डोज कब कब देनी होती है? मदर को फर्स्ट डोज प्रेगनेंसी के स्टार्ट में ही देनी होती है, देन आफ्टर 1 मंथ सेकेंड डोज देनी होती है। लेकिन अगर शेड्यूल ये हो गया कि मदर पहुंच ही नहीं पाई, आपके हेल्थ केयर वर्कर तक पहुंच ही नहीं पाई, तो एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी भी तक हम दे सकते हैं। एंड इन सम केसेस हम प्रेगनेंसी के बाद में भी TT फर्स्ट डोज एंड आफ्टर 1 मंथ रिपीटेड सेकेंड डोज दे सकते हैं। अब हम बात करें EPI में, तो इन द ईयर ऑफ 1985 मीजल्स एडेड। मीजल्स EPI में कब ऐड हुआ, ये सवाल पूछा गया था आपके एम्स में। इन द ईयर ऑफ 1985 में मीजल्स को ऐड किया गया था। मीजल्स को ऐड करने के बाद में टोटल 6 किलर डिजीज के खिलाफ इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हो गया था। 6 डिजीज कौन कौन सी हुई? DPT, देन BCG प्रिवेंट करता है हमें वो, एंड मीजल्स। ये हुआ 1985 में। 1985 में EPI का नाम चेंज करके UIP कर दिया गया था, यूनिवर्सल प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। ये कब किया गया था? इसकी डेट 19 नवंबर 1985 इन द मेमोरी ऑफ लेट श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी जी की मेमोरी में 19 नवंबर 1985 को EPI को रीनेम्ड करके UIP कर दिया गया था, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। देन बात करें यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम बिकम्स ए पार्ट ऑफ CSSM। उसके बाद CSSM का पार्ट बन गया। CSSM क्या है? चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड। इन द ईयर ऑफ 1992, 1992 में। स्टार्ट कब हुआ? 1978 में। 85 में EPI से UIP हुआ, UIP से CSSM का पार्ट बना 1992 में, चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड का पार्ट बना। एंड 1997 में RCH का पार्ट बना। RCH मीन्स रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम इन द ईयर ऑफ 1997।
नाउ RCH सेकेंड इज देयर। करंटली यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है वो NRHM के अंडर में आता है सिंस 2005। अब हम बात करते हैं कुछ एक न्यू वैक्सीन के बारे में जो मार्केट में पिछले कुछ एक सालों में लगातार आ रही है। IPV के बारे में अगर हम बात करें तो IPV इज ए पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड पार्ट ऑफ ग्लोबल पोलियो प्रोग्राम 2013 टू 18। IPV स्टार्टिंग जब की गई थी, स्टार्टिंग में IPV की डोजेज थी 0.5 ml IM और 2 डोज सिंगल डोज थी एट 14 वीक। 14 वीक्स में IPV दिया जाता था। लेकिन उसके बाद में FIPV फ्रैक्शनल डोज दी गई। फ्रैक्शनल डोज को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, 6 वीक एंड 14 वीक। FIPV में 0.1 ml इंट्राडर्मल दिया गया। अब नेक्स्ट वैक्सीन के बारे में बात करें, न्यू वैक्सीन जो है रोटा वायरस वैक्सीन। रोटा वायरस वैक्सीन मार्च 2016, ये सवाल पूछा गया था आपके, मार्च 2016 में न्यू वैक्सीन कौन सी आई, तो रोटा वायरस वैक्सीन। रोटा वायरस वैक्सीन कब मार्केट में आई, 2016 मार्च में। कोई भी न्यू वैक्सीन मार्केट में जब भी आती है तो फेज वाइज लॉन्च की जाती है। फर्स्ट फेज में रोटा वायरस वैक्सीन कहाँ कहाँ पे लॉन्च की गई थी, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा। उसके बाद नेक्स्ट फेज में दी गई, तो नेक्स्ट फेज में राजस्थान में कब स्टार्ट हुई, राजस्थान में 23 मार्च 2017 से स्टार्ट की गई। डोजेज कितनी होती है रोटा वायरस की, रोटा वायरस की डोजेज की अगर हम बात करें तो 5 ड्रॉप ओरली दी जाती है, 6, 10 एंड 14 वीक पे दी जाती है। नेक्स्ट हम बात करें तो पेंटावेलेंट वैक्सीन। पेंटावेलेंट वैक्सीन के बारे में हमने बात कर ली है पहले भी। पेंटावेलेंट वैक्सीन जो दी जाती है एंट्रोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ लेफ्ट थाई में स्टार्ट की जाती है, 6, 10 एंड 14 वीक पे दी जाती है। ये स्टार्ट कब हुई थी, स्टार्ट हुई थी दिसंबर 2011 से केरला एंड तमिलनाडु से। उसके बाद नेक्स्ट फेज वाइज चलती गई। नेक्स्ट 2012-13 में 6 अदर स्टेट में स्टार्ट की गई। और राजस्थान में कब से स्टार्ट हुई, राजस्थान में 3rd फेज में ये स्टार्ट हुई इन द ईयर ऑफ 2014। 2014 में अक्टूबर में 11 स्टेट में पेंटावेलेंट को स्टार्ट किया गया था, जिसमें राजस्थान भी इंक्लूडेड था। और अप्रैल 2015 से ऑल ओवर द कंट्री पेंटावेलेंट स्टार्ट कर दिया गया था। देन नेक्स्ट वैक्सीन के बारे में अगर हम बात करें तो नेक्स्ट वैक्सीन आती है PCV, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन। न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन जो है PCV वैक्सीन, ये 3 डोजेज में दी जाती है। फर्स्ट एट 6 मंथ, देन 14 वीक एंड 9 मंथ, 6 सप्ताह में, 14 सप्ताह में और 9 महीने पे। 0.5 ml इसका डोज होता है और इंट्रामस्कुलर ये दी जाती है। अगली वैक्सीन के बारे में, न्यू वैक्सीन के बारे में हम बात करें तो वो है जैपनीज एनकेफेलाइटिस वैक्सीन। JE वैक्सीन अपने इंडिया में अभी भी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल का पार्ट नहीं है, लेकिन बहुत जल्द ही इसको भी नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में जोड़ लिया जाएगा। तो एडेड टू इम्यूनाइजेशन शेड्यूल 10 नवंबर 2017, कुछ एक पार्ट फेज वाइज जो किया गया। फर्स्ट फेज में 10 नवंबर 2017 को नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में जोड़ा गया। 10 नवंबर को कौन सा आता है, वर्ल्ड इम्यूनिटी डे। वर्ल्ड इम्यूनिटी डे के दिन ही जैपनीज एनकेफेलाइटिस वैक्सीन को नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में जोड़ा गया। डोजेज क्या क्या होती है, 9 मंथ और 12 मंथ पे दी जाती है फर्स्ट डोज। देन बूस्टर डोज, बूस्टर डोज 16 to 24 वीक मंथ तक दे सकते हैं। 0.1 ml इसकी डोजिंग होती है। देन हम बात करते हैं वैक्सीन्स के बारे में
कितनी कितनी डोज होती है, कौन सा इसका रूट होता है, ये सारी बातें हम करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें तो BCG वैक्सीन। BCG इज ए टाइप ऑफ लाइव वैक्सीन। डोजेज क्या होती है, एट द टाइम ऑफ बर्थ अगर दी जा रही है तो एट द टाइम ऑफ बर्थ 0.5 ml 0.05 ml सॉरी 0.05 ml एट द टाइम ऑफ बर्थ दी जाएगी, और अप टू 1 मंथ 0.05 ml दी जाएगी। लेकिन अगर बच्चा 1 साल तक का है, 1 साल तक BCG वैक्सीन हम दे सकते हैं, और BCG वैक्सीन की डोज जो होगी 0.1 ml हो जाएगी। इंट्राडर्मल होगी, इसका पेच बनेगा BCG का, एक स्कार बनेगा, वो स्कार लेफ्ट अपर आर्म में देखा जा सकता है। देन एट द टाइम ऑफ बर्थ और कौन सी दी जाती है, हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी है टाइप ऑफ किल्ड वैक्सीन, 0.5 ml दी जाती है, इंट्रामस्कुलर दी जाती है। एंड इंट्रामस्कुलर के लिए हमने बात की थी अभी, कौन सा पार्ट पे दी जाती है, एंट्रोलेटरल पार्ट ऑफ थाई पे दी जाती है। देन DPT इज ए टाइप ऑफ मिक्स्ड वैक्सीन। डोज जो है 0.5 ml है, रूट है, इंट्रामस्कुलर है, एंड एंट्रोलेटरल थाई पे दी जाएगी। मीजल्स के बारे में आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। मीजल्स कैंपेनिंग चलाई जाती है मीजल्स के लिए। मीजल्स है टाइप ऑफ लाइव वैक्सीन है, डोज इसकी है 0.5 ml एंड सबक्यूटेनियस। इंट्राडर्मल तो जो दी जाती है वो है 15 डिग्री पे, सबक्यूटेनियस होगी वो होगी 45 डिग्री एंगल पे, एंड IM जो होगी वो होगी 90 डिग्री एंगल पे दी जाएगी। मीजल्स वैक्सीन जो है वो राइट अपर आर्म में दी जाएगी। OPV की बात करें, ओरल पोलियो वैक्सीन, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है ओरली दी जाएगी, ये 2 ड्रॉप्स दी जाएगी। एंड इसके लिए पूरे नेशनली इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम भी चलते हैं OPV के लिए। रोटावायरस की बात करें तो रोटावायरस टाइप ऑफ लाइव वैक्सीन, 5 ड्रॉप्स डोजेज होती है, ओरली दी जाती है। देन हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, हिब वैक्सीन। हिब को नाउअडेज पेंटा के साथ मिक्सअप कर दिया जाता है, लेकिन अलग से अगर दी जाए हिब तो ये 0.5 ml ही दी जाएगी, इंट्रामस्कुलर एंड अपर आर्म में दी जाएगी। टाइप ऑफ वैक्सीन किल्ड। देन PCV, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन। न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन इज ऑल्सो टाइप ऑफ किल्ड वैक्सीन, 0.5 ml इसका डोजेज होते हैं, और इंट्रामस्कुलर दी जाती है, राइट एंट्रोलेटरल थाई पे ये दी जाती है। डोजेज कब कब होती है, 6 सप्ताह पे, 14 सप्ताह पे और 9 मंथ पे। 9 मंथ पे इसकी बूस्टर डोज दी जाती है। देन MR वैक्सीन, MR मीजल्स रूबेला वैक्सीन, 0.5 ml सबक्यूटेनियसली ये दी जाएगी और राइट अपर आर्म में दी जाएगी। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, राइट अपर आर्म में MR वैक्सीन कहाँ दी जाएगी, एट द साइट ऑफ ट्राइसेप्स इंसर्शन। ट्राइसेप्स मसल का इंसर्शन जहाँ पे होता है वहाँ पे 45 डिग्री एंगल यानी कि सबक्यूटेनियसली MR वैक्सीन दी जाएगी। ये पेनलेस वैक्सीन होती है, कोई पेन नहीं होता है। देन JE वैक्सीन, JE वैक्सीन भी लाइव वैक्सीन है, 0.5 ml सबक्यूटेनियसली दी जाएगी एंड लेफ्ट अपर आर्म पे दी जाएगी। IPV की अगर बात करें, IPV किल्ड वैक्सीन है, 0.5 ml इंट्रामस्कुलर राइट अपर आर्म में दी जाती थी, 14 वीक पे इसका डोज दिया जाता था। IPV एक्सपेंसिव वैक्सीन है, इसीलिए IPV का न्यूअर वर्जन FIPV जो है वो दिया जाता है। किल्ड वैक्सीन है, 0.1 ml इंट्राडर्मल दिया जाता है। IPV अगर दिया हुआ हो सवाल में और पूछा जाए रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ IPV, तो वहाँ पे आपको करना है इंट्रामस्कुलर। अगर FIPV सवाल में दिया हुआ हो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ FIPV,
तो FIPV देखते ही फ्रैक्शनल डोज जहाँ पे भी आए, फ्रैक्शनल आते ही आपको इंट्राडर्मल देनी है राइट अपर आर्म में, और 6 and 14 वीक पे होती है, वो 14 वीक पे ही दी जाती है IPV, एंड FIPV 6 and 14 वीक पे दी जाती है। नेक्स्ट पेंटा टाइप ऑफ वैक्सीन, मिक्स टाइप 0.5 ml एंड इंट्रामस्कुलर। साइट कौन सी होगी? लेफ्ट एंट्रोलेटरल थाई में, लेफ्ट एंट्रोलेटरल थाई से स्टार्ट करेंगे, देन 6, 10, 14 पे, 6 पे लेफ्ट, 10 पर राइट एंड 14 पे अगेन लेफ्ट। ये हम अपनी कन्वीनियंस से करते हैं। अब हम बात करते हैं नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में कौन सी वैक्सीन कब कब दी जाती है और कैसे कैसे दी जाती है, वो सारी बातें अब हम नेक्स्ट में डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम देखें तो प्रेग्नेंट मदर जैसे ही आती है, प्रेग्नेंट मदर के लिए हम लगाते हैं TT फर्स्ट। TT फर्स्ट अर्ली प्रेगनेंसी में स्टार्ट किया जाता है। डोज जो होती है 0.5 ml इंट्रामस्कुलर अपर आर्म पे दिया जाएगा। देन 4 वीक आफ्टर TT फर्स्ट TT सेकेंड दिया जाएगा 0.5 ml इंट्रामस्कुलर एंड अपर आर्म। TT के बारे में अगर हम बात करें, अगर अर्ली प्रेगनेंसी में मदर नहीं आके कुछ एक टाइम हमारे पास मदर आती है, अगर 8, 9th मंथ या एट द टाइम ऑफ डिलीवरी भी अगर मदर हमारे पास फर्स्ट टाइम आई है और मदर ने कोई TT का डोज नहीं लिया है, तो हम फर्स्ट डोज ऑफ TT मदर को उसी टाइम पे दे देंगे और सेकंड डोज आफ्टर डिलीवरी दे देंगे। और अगर डिलीवर्ड बच्चे को ऑन द वे डिलीवर्ड किया है और उसके बाद हमारे पास मदर पहुंची है, तो उसके बाद में भी हम मदर को दे सकते हैं 2 डोजेज ऑफ TT। लेकिन फर्स्ट और एंड सेकेंड डोज के बीच में हमें डिफरेंस रखना है 4 वीक। 4 वीक बोले तो 28 डेज के बाद में ही देना होता है। उसके बाद हम बात करते हैं TT बूस्टर। TT बूस्टर के बारे में भी बहुत बार पूछा जाता है, TT बूस्टर डोज किन्हें दिया जाता है? TT बूस्टर डोज अगर मदर ने TT फर्स्ट एंड TT सेकेंड अपनी प्रीवियस प्रेगनेंसी में ले रखा है और नेक्स्ट 3 ईयर्स के अंदर अंदर मदर वापस से प्रेग्नेंट हो गई है, तो उन्हें बूस्टर डोज, एक सिंगल बूस्टर डोज दिया जाएगा। और अगर 3 साल से ज़्यादा का टाइम पीरियड हो गया है, तो उन्हें वापस से TT फर्स्ट एंड TT सेकेंड डोज दिया जाएगा। 0.5 ml इंट्रामस्कुलर अपर आर्म पे दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं न्यूबॉर्न पे। न्यूबॉर्न में सबसे पहले दिया जाता है BCG। BCG की बात करें तो BCG के बारे में बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं। BCG एट द टाइम ऑफ बर्थ कितना दिया जाता है? एट द टाइम ऑफ बर्थ दिया जाता है 0.5 ml, 0.05 ml, 0.05 ml, ये याद रखना है। एट द टाइम ऑफ बर्थ टिल 1 मंथ हम बेबी को 0.05 ml देंगे, एंड अगर 1 महीने के बाद आता है BCG के लिए तो 0.1 ml हम देंगे। डोज होगी ये तो। उसके बाद रूट की अगर हम बात करें तो इंट्राडर्मल दिया जाएगा एंड लेफ्ट अपर आर्म पे दिया जाएगा। अब हम बात करें हेपेटाइटिस B की बर्थ डोज। एट बर्थ और एज अर्ली एज पॉसिबल विदिन 24 आवर्स, विदिन 24 आवर्स ही हम हेपेटाइटिस B की बर्थ डोज देते हैं। उसके बाद में हेपेटाइटिस B की बर्थ डोज नहीं दी जाती है, ये याद रखना है आपको। 0.5 ml इंट्रामस्कुलर, इंट्रामस्कुलर जहाँ पे भी आए तो बेबी में एंट्रोलेटरल साइड ऑफ मिड थाई आपको मोस्टली याद रखना है। मोस्टली IM एंट्रोलेटरल साइड ऑफ मिड थाई में ही दिया जाता है। देन OPV 0 डोज एट द टाइम ऑफ बर्थ और एज अर्ली एज पॉसिबल विदिन फर्स्ट 15 डेज। यहाँ विदिन फर्स्ट 15 डेज ही क्यों लिखा गया है? क्योंकि विदिन फर्स्ट 15 डेज अगर हम दे देंगे तो हम एट द 6 वीक हम रिपीट कर सकते हैं। अगर 15 डेज के बाद में बेबी आया है तो हम OPV फर्स्ट से स्टार्ट कर देंगे। 2 ड्रॉप्स ओरली गिवन।
ओपीवी फर्स्ट सेकंड थर्ड, ओपीवी के साथ साथ हम ले लेते हैं पेंटावेलेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड रोटावायरस फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये तीनों ही फर्स्ट सेकंड थर्ड दिए जाते हैं। ओपीवी के बारे में हम अगर बात करें, ओपीवी ओरली दी जाती है, 2 ड्रॉप्स दिया जाएगा। एंड रोटावायरस जो है, रोटावायरस वैक्सीन जो है वो 5 ड्रॉप्स दी जाएगी ओरली। एंड पेंटावेलेंट जो है 0.5 ml IM इंट्रामस्कुलर। कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम? लेफ्ट एंट्रोलेटरल साइड ऑफ मिड थाई में। देन हम बात करें आईपीवी। आईपीवी में अगर बात करें तो FIPV दिया जाता है, 2 फ्रैक्शनल डोज एट 6 and 14 वीक ऑफ एज। फ्रैक्शनल डोज की बात आई तो 0.1 ml इंट्राडर्मल दिया जाएगा। एंड इंट्राडर्मल राइट अपर आर्म पे ये दिया जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं 6, 10, 14 वीक तक हमारा सारे डोजेज हो गए। देन मीजल्स या MR फर्स्ट डोज। MR फर्स्ट डोज 9 कंप्लीटेड मंथ, ये हमें याद रखना है, कंप्लीटेड मंथ। एट द स्टार्टिंग ऑफ 9th मंथ में अगर कोई माँ अपने बेबी को लेके आ रही है तो उन्हें MR नहीं दिया जाएगा। 9 मंथ कंप्लीट हो गए हैं। कंप्लीटेड के बारे में बहुत बार सवाल पूछा जाता है कि एक मदर आई है 9 मंथ बेबी को लेके, 9 मंथ बेबी को लेके आई है तो हमें उसे MR नहीं लगाना है। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए ए मदर केम विद 9 कंप्लीटेड मंथ बेबी, 9 कंप्लीटेड मंथ जहाँ पे भी आए तो वहाँ पे MR की डोज हमें देनी होगी। MR की डोज कितनी होगी? 0.5 ml सबक्यूटेनियसली हम देंगे, राइट अपर आर्म पे ये दी जाएगी। देन JE वैक्सीन। JE वैक्सीन इंडिया के कुछ एक पार्ट्स में अभी स्टार्ट की गई है। JE वैक्सीन सेम मीजल्स वैक्सीन के जैसे ही दिया जाएगा, 9 कंप्लीटेड मंथ टू 12 मंथ तक दिया जाएगा, 0.5 ml सबक्यूटेनियसली दिया जाएगा। और लेफ्ट अपर आर्म पे, राइट अपर आर्म पे मीजल्स दिया जाएगा एंड लेफ्ट अपर आर्म पे हमारे JE वैक्सीन दी जाएगी। उसके साथ के साथ ही एट 9 मंथ पे सबसे इम्पोर्टेंटली विटामिन ए पिलाया जाता है। विटामिन ए की कितनी डोज होती है? विटामिन ए के बारे में बहुत बार सवाल पूछा जाता है। विटामिन ए की टोटल डोजेज कितनी होती है इम्यूनाइजेशन में? विटामिन ए स्टार्ट कब से होता है? विटामिन ए स्टार्ट होता है 9 कंप्लीटेड मंथ के बाद, जब MR फर्स्ट डोज दिया जाए। कितना होता है? 1 ml। 1 ml बोले तो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, ये याद रखनी है, ओरली दी जाएगी। उसके बाद विटामिन ए रिपीटेडली हर 6 मंथ से दी जाती है, 2 ml अप टू द एज ऑफ 5 years, 5 साल तक के बच्चे को दी जाती है। तो टोटली विटामिन ए 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट दी जाती है। अब हम बात करते हैं DPT बूस्टर। DPT बूस्टर जो है, बूस्टर डोज के बारे में बात आते ही बूस्टर डोज आफ्टर 1 ईयर ही लगेंगे। विद इन 1 ईयर बूस्टर डोजेज नहीं लगेंगे। विद इन 1 ईयर अगर बूस्टर डोज की बात की जाए तो PCV वैक्सीन जो है उसका बूस्टर डोज दिया जाता है 9 मंथ पे। DPT बूस्टर के बारे में बात करें तो 16 to 24 मंथ में 0.5 ml इंट्रामस्कुलरली दिया जाएगा, एंट्रोलेटरल साइड ऑफ मिड थाई में होगा। देन MR सेकेंड डोज, MR का बूस्टर डोज सेम 16 to 24 मंथ 0.5 ml सबक्यूटेनियसली दिया जाएगा और राइट अपर आर्म पे, ये हमारे कन्वीनियंस से ही दिया जाता है। OPV बूस्टर की बात करें तो OPV बूस्टर 16 to 24 मंथ में 2 ड्रॉप्स ओरली दिया जाता है। JE का भी बूस्टर डोज दिया जाएगा 16 to 24 मंथ में 0.5 ml सबक्यूटेनियसली लेफ्ट अपर आर्म पे ये दिया जाएगा। विटामिन ए के बारे में हम बात कर चुके हैं पहले भी, लेकिन फिर से बात कर लेते हैं। 2 to 9 डोज, अब कंप्लीट 9 डोजेज होती है, ये याद रखना है आपको। 9 डोजेज में
17 लाख इंटरनेशनल यूनिट दिया जाता है। ये बहुत बार सवाल में पूछा गया है, आपके एम्स में पूछा जाने वाला ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है। उसके बाद में हम बात करें डीपीटी बूस्टर डोज सेकंड। डीपीटी बूस्टर डोज फर्स्ट जो दी गई थी वो थी 16 to 24 मंथ में। डीपीटी बूस्टर सेकंड डोज वो है 5 to 6 ईयर में। स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में कौन सी वैक्सीन दी जाती है? स्कूल गोइंग में फिर 5 to 6 ईयर में डीपीटी बूस्टर डोज दिया जाता है। 0.5 ml इंट्रामस्कुलर दिया जाएगा, अपर आर्म पे दिया जाएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं टीटी। टीटी भी स्कूल में दिया जाता है। स्कूल में कैंपेनिंग की जाती है, कैंपेनिंग के दौरान टीटी डोजेस दिए जाते हैं। 10 ईयर्स एंड 16 ईयर्स ओल्ड को 0.5 ml इंट्रामस्कुलरली ये दिया जाता है और अपर आर्म पे ये दिया जाता है। अब हम बात करते हैं वैक्सीन्स के बारे में। वैक्सीन्स जो भी दी जाती है उनके कुछ एक माइनर रिएक्शंस हो सकते हैं और इसके बारे में बहुत बार सवाल भी पूछे जाते हैं आपके। तो क्या क्या होते हैं? बीसीजी के बारे में हम अगर बात करें तो लोकल रिएक्शन हो सकते हैं, स्कार फॉर्मेशन होती है, स्कार फॉर्मेशन के साथ साथ फीवर भी आ सकती है बेबी को, फीवर, माइल्जिया, ये मोस्ट कॉमन लोकल रिएक्शंस में ही आते हैं। और कोलरा की अगर बात करें, कोलरा में ओरली दिया जाता है। तो ओरली जो वैक्सीन दी जाती है, ओरली जो प्रेजेंटेशन होती है उनमें कोई माइनर साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, ये आपको याद रखना है। डीपीटी में भी लोकली रिएक्शंस हो सकती है, कुछ एक फीवर, माइल्जिया, बॉडी एक टाइप हो सकता है। फीवर के लिए आपको हर बार वैक्सीनेशन के दौरान बताया भी जाता है कि टीके के कुछ प्रतिकूल प्रभाव भी आपके बेबी में हो सकते हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी सबसे लोकली रिएक्शंस होंगी। लोकल रिएक्शन से अपना मतलब है फीवर, माइल्जिया, बॉडी एक, या बेबी थोड़ा सा रेस्टलेस भी हो सकता है। जेई के बारे में एक सवाल पूछा गया था, जीआई अपसेट कौन सी वैक्सीन से होता है? जीआई अपसेट होता है जेई की वैक्सीन से, एंड माइल्जिया भी होता है जेई की वैक्सीन से। मीजल्स वैक्सीन में भी लोकली रिएक्शन हो सकती है। एट द साइट ऑफ इंजेक्शन एब्सेस बन सकता है या फिर स्कार बन सकता है। स्कार फॉर्मेशन बीसीजी की होती है। इंट्राडर्मल जो दिया जाता है उसमें स्कार फॉर्मेशन होता है। लोकली इन्फेक्टेड भी हो सकता है इंजेक्शन साइट। न्यूमोकोकल वैक्सीन जो है उसमें भी लोकली रिएक्शन हो सकती है। आगे हम अगर बात करें तो ओपीवी ओरली दिया जाने वाला है। ओपीवी में कोई माइनर रिएक्शंस नहीं होती है। और आईपीवी फ्रैक्शनल डोज दी जाती है, उसमें भी कोई भी माइनर रिएक्शंस नहीं होती है, ये याद रखने वाली बात है। रेबीज में लोकल रिएक्शंस हो सकती है। एट द साइट ऑफ इंजेक्शन एब्सेस हो सकता है या फीवर आ सकती है, कुछ एक माइनर रिएक्शंस हो सकती है। देन मेनिंगोकोकल डिजीज में अगर हम बात करें तो लोकल रिएक्शंस हो सकती है लेकिन बहुत ही माइल्डली होगी। टीटी में भी लोकल रिएक्शंस होंगी, इंजेक्शन साइट पे एब्सेस या पेन होना, फीवर, ये सारी हो सकती है। येलो फीवर के बारे में हम बात करें तो येलो फीवर वैक्सीन से हेडेक होगा। हेडेक के बारे में पूछा जाता है कभी कभी, हेडेक कौन सी वैक्सीन से होता है? तो येलो फीवर वैक्सीन। और इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स भी हो सकते हैं, फीवर, रनिंग नोज टाइप। अब हम बात करते हैं वैक्सीन कब कब कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, कौन कौन सी वैक्सीन। सबसे पहले सारी वैक्सीन्स के बारे में हमें एक बात पता होना चाहिए, अगर प्रीवियस डोज देने के टाइम पे रिएक्शन हुआ है, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन अगर हुआ है प्रीवियस डोज में, तो नेक्स्ट टाइम पे डोज नहीं देनी है, ये याद रखना है हमें। लाइव वैक्सीन्स के बारे में हम बात करें तो लाइव वैक्सीन्स प्रेगनेंसी के टाइम पे नहीं दी जाती है एक्सेप्ट येलो फीवर। एंड अगर टोटल बॉडी
रेडिएशन है तो भी लाइव वैक्सीन नहीं दी जाएगी। येलो फीवर वैक्सीन के बारे में स्पेसिफिकली अगर पूछा जाए तो एग एलर्जी एंड इम्यूनोडिफिशियंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है और प्रेगनेंसी में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं होती है। बीसीजी सिम्टोमेटिक एचआईवी अगर पेशेंट है तो बीसीजी वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होंगी। इन्फ्लुएंजा और येलो फीवर वैक्सीन की अगेन बात करें तो एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस फॉलोइंग एग एलर्जी। पर्टुसिस वैक्सीन के बारे में भी आपके क्वेश्चन पूछा गया था, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन फॉलोइंग प्रीवियस डोज, ये भी पूछा जा सकता है। लेकिन ये जो पूछा गया था अगर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है और उन्हें पर्टुसिस वैक्सीन दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, तो नहीं दी जाएगी। अब हम बात करते हैं वैक्सीन्स के कॉमनली यूज में आने वाले स्ट्रेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी मोस्ट कॉमन वैक्सीन बीसीजी के बारे में, जिसके बारे में रिपीटेडली आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बीसीजी में कौन सा स्ट्रेन यूज किया जाता है? बीसीजी में स्ट्रेन यूज किया जाता है दानिश 1331 बीसीजी। बीसीजी को याद रखना आपको 1331 दानिश 1331 स्ट्रेन। ओपीवी आईपीवी में स्ट्रेन्स जो यूज किए जाते हैं P1 P2 P3 मोनोवेलेंट बाईवेलेंट ट्राईवेलेंट। ट्राईवेलेंट से बाईवेलेंट पे स्विच हुआ था अभी रिसेंट ईयर्स में 2015 में, उसके बारे में हम डिटेल में आगे भी जानेंगे। नाउअडेज कौन सी वैक्सीन यूज में ली जाती है, ट्राईवेलेंट वैक्सीन जो थी लास्ट कब यूज की गई थी, ये सारे सवाल आपके आगे आएंगे। मीजल्स के बारे में बात करें तो मीजल्स के बारे में मोस्ट कॉमनली जो स्ट्रेन यूज किया जाता है वो है एडमोस्टोन जैग्रेब स्ट्रेन। ये क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा जाता है। स्ट्रेन का नाम दिया जाता है एडमोस्टोन जैग्रेब स्ट्रेन, किस वैक्सीन में यूज किया जाता है, या फिर मीजल्स का मोस्ट कॉमन स्ट्रेन कौन सा है, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये आपको याद होना चाहिए। अगला है स्वार्ड स्ट्रेन एंड मोर्टेन स्ट्रेन, मीजल्स एंड मोर्टेन स्ट्रेन, ये आपको याद रखने का एक सिंपल सा तरीका हो जाएगा। अब हम बात करें मम्स वैक्सीन के बारे में। मम्स वैक्सीन के बारे में हम बात करें तो मम्स वैक्सीन में होती है जेरी लैंड स्ट्रेन। जेरी लैंड स्ट्रेन मम्स वैक्सीन में यूज में ली जाती है। और रूबेला वैक्सीन के बारे में भी बहुत बार सवाल पूछा गया है। रूबेला वैक्सीन में स्ट्रेन कौन सी यूज में ली जाती है, तो RA27/3। रूबेला आर से आर आपको याद रखना है, रूबेला में RA27/3 यूज किया जाता है स्ट्रेन। अगली हम बात करें तो येलो फीवर वैक्सीन में कौन सा स्ट्रेन यूज किया जाता है? येलो फीवर वैक्सीन में यूज किया जाता है 17D स्ट्रेन। वेरिसेला वैक्सीन में ओका स्ट्रेन, इसके बारे में सवाल आपको पूछा जाता है बहुत कॉमनली। ओका स्ट्रेन यूज इन, ओका के नाम से कंफ्यूजिंग करवा दिया जाता है आपको ओपीवी। ओपीवी दिया जाता है, आप देखते हो ओपीवी ओका सेम ही होंगे, लेकिन ओका स्ट्रेन जो है वो वेरिसेला वैक्सीन में यूज किया जाता है, ये आपको याद रखना है। देन हम बात करें जैपनीज एनकेफेलाइटिस। जैपनीज एनकेफेलाइटिस में जो पूछा जाने वाला सवाल है वो है इंडिया में कौन सा स्ट्रेन यूज किया जाता है, क्योंकि इसके अलग अलग स्ट्रेन्स होते हैं जैपनीज एनकेफेलाइटिस के। इंडिया में जो यूज किया जाता है वो है SA14142। SA14142 स्ट्रेन जो है वो है जैपनीज एनकेफेलाइटिस के लिए है, इंडिया में यूज किया जाता है। और आउट ऑफ इंडिया जो स्ट्रेन्स यूज किए जाते हैं वो है नाकायामा स्ट्रेन एंड बीजिंग P3 स्ट्रेन। अब हम बात करते हैं स्वाइन फ्लू वैक्सीन के बारे में। स्वाइन फ्लू वैक्सीन जो है ये पूछा जाता है कौन से टाइप की वैक्सीन है, ये भी आपको पूछा जाता है किल्ड वैक्सीन है ये। स्वाइन फ्लू वैक्सीन का स्ट्रेन के बारे में अगर हम बात करें तो A7 कैलिफोर्निया 2009 में इसकी डिस्कवरी हुई थी, इसलिए ये 2009 कैलिफोर्निया में सबसे पहले डिस्कवर किया गया था। तो ये आपको
याद रखने में आसानी रहेंगी। अब हम बात करें मलेरिया वैक्सीन के बारे में। मलेरिया वैक्सीन के बारे में बात करें तो मॉस्क्यूरिक्स के बारे में आपको मोस्टली पूछा जाता है। मॉस्क्यूरिक्स में है RTS और SO1 मॉस्क्यूरिक्स, देन PF25 स्ट्रेन, SPF66 स्ट्रेन फॉर लाइटिक कॉकटेल। HIV वैक्सीन की अगर हम बात करें तो HIV वैक्सीन में MVA मॉडिफाइड वैक्सीन एनाकारा स्ट्रेन, मॉडिफाइड वैक्सीन एनकारा स्ट्रेन HIV वैक्सीन का मोस्टली यूज में लिया जाता है। देन RAAV रिकॉम्बिनेंट एडिनो एसोसिएटेड वाइल्ड वैक्सीन स्ट्रेन, RAAV recombinant adeno associated vaccine wild strain, then CTL cytotoxic T lymphocyte strain। then HIV के बारे में जो सवाल पूछा जाता है एड्सवैक्स स्ट्रेन, AIDS-VAX एड्सवैक्स स्ट्रेन HIV में यूज किया जाता है। देन टाइफोरल वैक्सीन की अगर हम बात करें तो टाइफोरल वैक्सीन में बहुत इजी है याद रखना, TY21A स्ट्रेन यूज लिया जाता है। अब हम बात करते हैं कुछ एक वैक्सीन ऐसी होती है जिनके स्पेसिफिक साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, यानी कि हो सकते हैं ये साइड इफ़ेक्ट्स, ज़रूरी नहीं है कि हो। मोस्टली बात करें तो हम बात करते हैं गुलियन-बेरी सिंड्रोम, GBS है, ये किल्ड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन से होने वाला स्पेसिफिक साइड इफेक्ट है। देन पोलियो की अगर हम बात करें, पोलियो से सेबिन ओरली जो दी जाने वाली वो पोलियो है, ओरल पोलियो वैक्सीन से जो होता है वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालिसिस, VAP, वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालिसिस को रोकने के लिए ही जो स्विच था TOPV से BOPV पे स्विच किया गया था, क्योंकि P1, P2 एंड P3 तीन स्ट्रेंस OPV में यूज लिए जाते हैं। P2 स्ट्रेन से मोस्ट कॉमनली VAP देखा गया था, तो VAP रोकने के लिए TOPV से BOPV पे स्विच किया गया था। आगे हम बात करें तो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम जो है ये मीजल्स वैक्सीन से हो सकता है या MMR मीजल्स मम्स रूबेला वैक्सीन से हो सकता है। शॉक की अगर हम बात करें तो शॉक मोस्टली तो देखा जाए तो इंजेक्टेबल जो भी होते हैं उनसे हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली DPT पर्टुसिस वैक्सीन से ये स्पेसिफिक साइड इफेक्ट देखे गए हैं। देन आगे हम बात करें तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस कौन कौन सी वैक्सीन से होती है, उसमें है हेपेटाइटिस B वैक्सीन एंड मेनिंगोकोकल वैक्सीन एंड DPT और DT। अब हम बात करते हैं हमारे एक नए प्रोग्राम के बारे में, वो है मिशन इंद्रधनुष। कुछ एक बच्चे टीकाकरण से अगर वंचित रह गए हैं तो उनके टीकाकरण कैसे कंप्लीटली किया जाए, उन्हें कैसे फुल्ली इम्यूनाइज किया जाए, इन सब के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2014 में 25 दिसंबर को एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम है मिशन इंद्रधनुष। इंद्रधनुष में जैसे 7 रंग होते हैं वैसे ही मिशन इंद्रधनुष में 7 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज को इंक्लूड किया गया, जिनमें कौन कौन सी है, DPT डिप्थीरिया पर्टुसिस टेटनस एंड चाइल्डहुड ट्यूबरकुलोसिस, पोलियोमाइलाइटिस, हेपेटाइटिस B एंड लास्टली मीजल्स। ये 7 वैक्सीन को ऐड किया गया था, 7 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज को इंक्लूड किया गया था। मिशन इंद्रधनुष का एम क्या था, एम के बारे में पूछा जाए तो एम टू कवर ऑल दो चिल्ड्रन बाय 2020 हु आर आइदर अनवैक्सीनेटेड और पार्शियली वैक्सीनेटेड। कुछ एक बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही इम्यूनाइजेशन की नहीं हुआ है या फिर उनका पार्शियली इम्यूनाइजेशन हुआ है, तो उन सब के लिए मिशन इंद्रधनुष
स्टार्ट किया गया था 25 दिसंबर 2014 से। उसके बाद में मिशन इंद्रधनुष में 4 नए वैक्सीन को ऐड किया गया। वो कौन कौन से हैं? रोटा वायरस वैक्सीन, MR वैक्सीन, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन एंड जापानीज एनकेफेलाइटिस। IPV जो है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन बाईवेलेंट टाइप। बाईवेलेंट ट्राईवेलेंट के बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम बात करें 2014 में ये स्टार्ट हुआ एंड IMI मिशन इंद्रधनुष, इसको IMI कर दिया गया था, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष। ये कब से स्टार्ट हुआ? अक्टूबर 2017 से। इसका एम क्या था? मोर देन 90% कवरेज हम करें। टारगेट टू अचीव मोर देन 90% बाय दिसंबर 2018। अब हम बात करते हैं कोल्ड चेन के बारे में। कोल्ड चेन जहाँ पे वैक्सीन्स को रखा जाता है। कोल्ड चेन के बारे में बात करें तो कोल्ड चेन क्या है? कोल्ड चेन है एक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम। इट इज ए सिस्टम ऑफ स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वैक्सीन। स्टोर करना और वैक्सीन को ले जाना फ्रॉम द पॉइंट ऑफ मैन्युफैक्चर टू द पॉइंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। वैक्सीन जहाँ पे बनी है वहाँ से लेके इंजेक्टेबल या ओरली जो भी उसकी साइट्स है वहाँ तक लेके जाना, ये कोल्ड चेन का ही काम होता है, ए पार्ट ऑफ कोल्ड चेन ही होता है। तो कोल्ड चेन के बारे में हम बात करें, कोल्ड चेन बाकी सब जगह पे मेंटेन रह सकती है, लेकिन कोल्ड चेन फेल्योर के बारे में बहुत मोस्ट कॉमनली पूछा जाता है। मोस्ट कॉमन पूछा यह जाता है कोल्ड चेन फेल्योर मोस्ट कॉमन साइट। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ कोल्ड चेन फेल्योर यह है, वो क्या होगी? सब सेंटर लेवल। सब सेंटर लेवल पे फेल्योर के चांसेस सबसे ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि उससे पहले वैक्सीन हमें देनी नहीं है, ओनली स्टोर ही रखना है, तो फेल्योर के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। अब हम बात करें कोल्ड चेन का टेम्परेचर कितना कितना रहता है। कोल्ड चेन में OPV के बारे में अगर हम बात करें, OPV को अगर रूट में स्टोरेज की बात करें तो रूट स्टोरेज जो है वो है +2 डिग्री टू +8 डिग्री सेंटीग्रेड, और लॉन्ग टर्म अगर स्टोरेज की बात करें तो -15 टू -25 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोर किया जाता है। येलो फीवर वैक्सीन जो है -30 टू +5 डिग्री पे स्टोर किया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कोल्ड चेन इन इंडिया क्या है? ये सवाल पूछा गया था आपके ILR, आइस लाइन्ड रेफ्रिजरेटर। ILR मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है कोल्ड चेन का। ILR है, ILR डीप फ्रिज, जिनके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। ILR में वैक्सीन्स को कौन से क्रम में रखा जाता है, डीप फ्रिज में वैक्सीन्स को कौन कौन सी वैक्सीन्स को डीप फ्रिज में रखा जाता है, ये हम आगे बात करेंगे। मिनिमम लेवल ऑफ वैक्सीन स्टोरेज इन कोल्ड चेन इन इंडिया कौन से होती है? प्राइमरी हेल्थ सेंटर। प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक कोल्ड चेन मेंटेन रहती है, क्योंकि प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक ILR में वैक्सीन रखी जाती है। उसके बाद में PHC से सब सेंटर लेवल तक जो सप्लाई दी जाती है वो होती है थ्रू वैक्सीन कैरियर्स। वैक्सीन कैरियर्स में वैक्सीन को डाल के सप्लाई दी जाती है, और सब मोस्ट कॉमनली जो फेल्योर के चांसेस होते हैं, कोल्ड चेन फेल्योर के चांसेस होते हैं, वो इसी दौरान बनते हैं। मैक्सिमम चांस ऑफ कोल्ड चेन फेल्योर इन इंडिया एट सब सेंटर एंड विलेज लेवल। अब हम बात करते हैं कोल्ड चेन के बारे में कि भी कोल्ड चेन में कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है जो उसका टेम्परेचर को रिकॉर्ड करके रखता है। तो रिकॉर्ड करके रखता है वो होता है डायल थर्मोमीटर, जो कोल्ड चेन के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। अब हम कुछ एक इमेजेस देखेंगे जिनके बारे में आपको पूछा जाता है। BCG वैक्सीन, ये इमेज देख के आपको कैसे कंफर्म करोगे? एक तो एंगल बिटवीन सिरिंज एंड बॉडी इज 15 डिग्री,
15 डिग्री मीन्स इंट्राडर्मली ये दिया जा रहा है, लेफ्ट अपर आर्म पे ये दिया जा रहा है, और बेबी विद इन 1 ईयर का है तो ये है BCG वैक्सीन। नेक्स्ट हम बात करें तो ये साइट, ये भी लेफ्ट अपर आर्म पे दिया जा रहा है, ये 14 वीक पे और 6 वीक पे दिया जाता है FIPV। देन पेंटावेलेंट वैक्सीन, पेंटावेलेंट वैक्सीन में एंगल की अगर हम बात करें तो ये 90 डिग्री एंगल है इंजेक्शन एंड गिवन साइट के बीच में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है राइट अपर आर्म पे एट द इंसर्शन ऑफ ट्राइसेप्स पे ये दिया जा रहा है। एंगल जो है वो है 45 डिग्री तक, 45 डिग्री तक जो एंगल है वो वैक्सीन जो दी जाएगी वो होगी MR वैक्सीन, MR वैक्सीन दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं VVM के बारे में कुछ। एक VVM क्या होता है? VVM होता है वैक्सीन वाइल मॉनिटरिंग, कि ये वाइल यूज करने योग्य है या नहीं है। तो VVM की स्टेज जो होती है, 4 स्टेजेज होती है, स्टेज 1, 2, 3 एंड 4। ब्लू कलर का सर्कल होता है आउटर, और इनर सर्कल होता है वो वाइट कलर का होता है। तो इनर सर्कल का कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाता है स्टेज 1, 2, 3 एंड 4। 1 एंड 2 तक जो है वो यूजेबल रहती है, स्टेज 1, 2 में यूजेबल रहती है, एंड स्टेज 3 एंड 4 में यूजेबल नहीं रहती है। इट चेंजेस कलर इफ द वाइल हैज़ बीन एक्सपोज टू ए हाई टेम्परेचर फॉर टू लॉन्ग टाइम, यानी कि अगर हाई टेम्परेचर में वाइल को रख दिया गया है तो VVM चेंजेस हो जाएंगे। थैंक यू।